Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. Today's topic of discussion is scope and functions of marketing. This is from Unit 8 Marketing Management in UGC NET Commerce paper. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग को बहुत सिंपल टर्म्स में डिफाइन किया जाए तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज सेटिस्फाइंग कस्टमर्स प्रॉफिटेबली। मार्केटिंग का जो मेन एम होता है वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होता है, उनकी नीड्स को फुलफिल करना होता है, क्योंकि आज के टाइम पर कस्टमर किंग हो गया है। वॉट एवर द कस्टमर सेज इज़ ट्रू, वॉट एवर द कस्टमर वॉन्ट्स इज़ बींग प्रोवाइडेड टू देम। तो जो भी कस्टमर्स को चाहिए, जैसे भी चाहिए, वो सब कुछ कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पर मार्केटिंग में कस्टमर की इम्पॉर्टेंस है। कस्टमर मेन एम है हमारा, जिसको हमें सेटिस्फाई करना है। और बिजनेस में जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉफिट्स भी ज़रूरी हैं। तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है लेकिन प्रॉफिटेबली, ताकि बिजनेस जो है वो चल सके। अगर बिजनेस को प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट टर्म मार्केटिंग इज सेटिस्फाइंग कस्टमर्स प्रॉफिटेबली। तो देखिए क्या किया जाता है आजकल सबसे पहले नीड्स आइडेंटिफाई की जाती हैं कस्टमर्स की। उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और फिर उनको मार्केट में सेल किया जाता है। तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कंपनीज जो हैं वो वैल्यू क्रिएट करती हैं कस्टमर्स के लिए और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, ताकि इन रिटर्न हमें कस्टमर से वैल्यू मिल सके इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, उनकी नीड्स को फुलफिल करके एक ऐसा प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करके जिसकी उनको ज़रूरत है, जैसा प्रोडक्ट उनको चाहिए हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे, और हमें वैल्यू मिल रही है इन रिटर्न। जब वो प्रोडक्ट सेल होता है तो जो हमें कंपनी को प्रॉफिट्स मिलते हैं वो हमारे लिए वैल्यू है। In the words of Philip Kotler, marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. सबसे पहले मार्केटिंग को एक सोसाइटल प्रोसेस कहा गया है, मतलब ये एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पर कंज्यूमर्स और मार्केटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दोनों को वो मिल रहा है जो उनकी नीड्स हैं और वांट्स हैं। कैसे? मार्केटर उनके लिए क्रिएट कर रहा है, उनको ऑफर कर रहा है, उनके साथ एक्सचेंज कर रहा है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिनकी कस्टमर के लिए वैल्यू है उसको। ठीक है, तो ये है हमारा मार्केटिंग का मीनिंग। तो आइए बात करते हैं स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बेसिकली स्कोप एंड फंक्शंस में हम ये बताते हैं कि मार्केटिंग में का स्कोप क्या है, क्या क्या काम हम करते हैं, और जब हम उन कामों को करने की बात कर रहे हैं तो वही हमारे फंक्शंस हो जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले है हमारे पास फंक्शंस ऑफ रिसर्च, फिर है फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, देन फंक्शंस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट एंड लास्टली फंक्शंस फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ रिसर्च में हम फोकस करते हैं, मार्केटिंग जब हम करते हैं ना स्टार्ट, तो जैसे मैंने कहा मीनिंग में कि हमें कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो उन नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करके जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं कस्टमर के लिए, तो अब उसे हमें उस प्रोडक्ट को सेल करना है कस्टमर्स को। सो जब आप सेल करते हो तो एक्सचेंज होता है, दैट विल इन्वॉल्व फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज। फिर है फंक्शंस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट। फंक्शंस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट जहाँ पर बेसिकली फिजिकली प्रोडक्ट में कुछ एक तरह से जैसे प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना, ये सब फंक्शंस जो हैं उसमें आते हैं। एंड लास्टली वो फंक्शंस फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज, वो फंक्शंस जो हमें हेल्प करते हैं इस एक्सचेंज प्रोसेस में। तो इन चारों जो हमने फंक्शंस मेंशन किए हैं, इनके अंदर अलग अलग हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फंक्शंस ऑफ रिसर्च में आते हैं हमारी 2 एक्टिविटीज़, 2 फंक्शंस बेसिकली, मार्केटिंग रिसर्च एंड प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज है हमारे बाइंग एंड असेंबलिंग एंड सेलिंग। फंक्शंस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट है स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। एंड लास्टली फंक्शंस फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज में हमारे पास है सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस। तो आइए इन फंक्शंस को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रिसर्च में मार्केटिंग रिसर्च। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि हमें सबसे पहले हमें अगर प्रोडक्ट बनाना है कस्टमर की नीड्स के लिए को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसके लिए रिसर्च करना ज़रूरी है कि एक्चुअली में कस्टमर की नीड्स हैं क्या। तो मार्केटिंग रिसर्च हमें इसी में हेल्प करती है। तो देखिए पढ़ते हैं, मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स इन एनालाइजिंग द कंज्यूमर्स नीड्स, देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस
ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन एडवर्टीजमेंट्स, मतलब कस्टमर की नीड्स क्या हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उन्हें कैसा ब्रांड चाहिए, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट हम उनके लिए कर रहे हैं वो इफेक्टिव है कि भी नहीं, मतलब वो काम कर रही है कि नहीं, ये सब जो है वो मेजर एरियाज होते हैं रिसर्च के। इन सब जो हम ये रिसर्च कर रहे हैं, इन सब से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके बेसिस पर मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड करता है, डिसीजंस लेता है कि उसे क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस साइज़ में बनाना है, किस तरह की एडवर्टीजमेंट करनी है, कौन से प्राइस पे कस्टमर खरीदने को तैयार होगा, ये सब वो डिसीजंस लेता है। तो जो मार्केटिंग रिसर्च है, इट नॉट ओनली गैदर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन प्रॉब्लम बट ऑल्सो सजेस्ट करेक्टिव एंड एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स। मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कंज्यूमर जो है वो किस प्राइस पे खरीदेगा, तो ये हमारे लिए एक सॉल्यूशन है कि हमें अपनी प्राइस रेंज जो है वो सपोज 75 to 100 रुपीज़ के बीच में रखनी है। तो मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली एक इंटेलिजेंस सर्विस की तरह होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू नो द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस क्या है वो कि कस्टमर को चाहिए क्या। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो हमने मार्केटिंग रिसर्च की है उससे हमें पता चल गया है कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो अब उसकी प्लानिंग हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब जो भी हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं ना, वो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट है। अब जैसे मैंने आपको कहा, थ्रू मार्केटिंग रिसर्च अ मार्केटर इज एबल टू नो द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इट रिक्वायर्ड्स। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आंसर करता है। सो प्रोडक्ट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड मस्ट ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। मैंने आपको ऊपर बोला कि हमें पता चल रहा है कि कस्टमर की पेइंग कैपेबिलिटी क्या है, कि वो किस प्राइस में खरीदने को रेडी है, तो हम अपने प्रोडक्ट को उसी प्राइस रेंज में रखेंगे ताकि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल हो। तो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च के बाद जो रिसर्च से हमें आंसर मिला है उसका हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट के दौरान, कि हमें पता चलता है कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, और उसको हम सेल करते हैं। तो ये दो फंक्शंस थे हमारे फंक्शंस ऑफ रिसर्च। अब नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज में भी हमारे दो फंक्शंस थे, बाइंग एंड असेंबलिंग एंड सेलिंग। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन देखते हैं, बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग अगर आप बहुत सिंपल टर्म्स में देखें, बाइंग एंड असेंबलिंग क्या है? बाइंग जब आप कुछ खरीदते हो, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम किन चीज़ों के बाइंग की बात कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल खरीदेगी टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड, ठीक है, वो बाय कर रही है। तो बाइंग रेफर्स टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और अगर आपकी ट्रेडिंग फर्म है तो हम फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हैं ताकि हम उसकी रीसेल कर सकें। अब फर्म जब बाय करती है तो वो देखती है कि वो इकोनॉमिकली बाय करें ताकि उसको बेचने में आसानी हो, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से गुड्स खरीदे हैं ना, तो इसका मतलब है गुड्स बिक गए। ऐसा कहा जाता है गुड्स वेल बॉट आर हाफ सोल्ड, कि अगर आपने सही तरीके से गुड्स खरीदे हैं ना, तो इसका मतलब है आधे तो आप समझ लीजिए आराम से बिक जाएंगे। तो बाइंग में बेसिकली जो हमने नीड्स आइडेंटिफाई की थी, उन नीड्स के अकॉर्डिंग हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, उसको फिर हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग। और असेंबलिंग को अगर हम देखें, असेंबलिंग क्या है? असेंबलिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ गुड्स ऑलरेडी परचेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट अ कॉमन पॉइंट। अब ऐसा तो नहीं है कस्टमर जो है वो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर जाता है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। असेंबलिंग जो है बेसिकली आफ्टर द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, उसके बाद असेंबलिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर जो डिफरेंट सोर्सेज से हमने गुड्स परचेज किए हैं अब हम उसको एक कॉमन पॉइंट पर इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली लार्ज शिपमेंट्स जो आती हैं वो असेंबलिंग है। अब कंज्यूमर जो है वो अलग अलग दुकानों से सामान खरीदने जाता है, लेकिन वो कोशिश करता है एक ही जगह से सारा सामान खरीद लिया जाए। तो असेंबलिंग के थ्रू हम गुड्स को अवेलेबल कराते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, और उनकी मार्केट जो है फिर हम वाइडन कर देते हैं। ये बेसिकली असेंबलिंग प्रोसेस जो है वो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, मतलब जो एक जैसे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि हम स्मॉल लेवल पर उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग पहुँचा सके, ठीक है। तो ये था हमारा बाइंग एंड असेंबलिंग। सेकेंड फंक्शन ऑफ एक्सचेंज इज सेलिंग। अब सेलिंग क्या है? सेलिंग जो है ना, उसको कहा जाता है इट इज़ द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का दिल है। कुछ भी नहीं होगा अगर कोई कुछ बेच नहीं रहा है। तो बेसिकली सेलिंग के अंदर क्या होता है? ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू द बायर। सेलिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर्स को ढूंढते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं और ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं इन एक्सचेंज फॉर वैल्यू ऑफ मनी। पहले तो चलो बार्टर सिस्टम था, गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये जो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, ये ट्रांसफ़र हो रही है इन टर्म्स ऑफ मनी।
ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक फर्म को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बायर्स को, उनको परसुएड करना पड़ेगा बायर्स को, डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी मार्केट में सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली सेलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिससे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, जिसमें नेगोशिएशन भी आता है, जैसे कि इतने में नहीं इतने में दे दो भैया, ठीक है। सेल्स फोरकास्टिंग भी आता है, क्योंकि जितनी हम सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक के थ्रू हम पहुंचाएंगे, ये सब डिसीजंस जो है वो भी हम सेलिंग में लेते हैं। आज के टाइम पर कंपटीशन बढ़ गया है, तो सेलिंग टास्क जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है मार्केटर्स के लिए। तो ये थे हमारे 2 फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, बाइंग एंड असेंबलिंग एंड सेलिंग। अब आते हैं थर्ड फंक्शन पे, विच इज़ फंक्शंस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट। इसके अंदर सबसे पहले है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हम स्पेसिफिकेशन सेट करते हैं एक प्रोडक्ट की, और कोशिश की जाती है उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाया जाए। ग्रेडिंग टर्म जो है वो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के केस में यूज़ की जाती है, और ग्रेडिंग का मतलब है जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप ग्रेड्स बनाते हो। जैसे मैंने कहा, ग्रेडिंग टर्म पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के केस में यूज़ की जाती है। और ब्रांडिंग आजकल एक तरीका हो गया है टू डिफ्रेंशिएट द गुड्स ऑफ वन मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द अदर। वो कंज्यूमर को कन्वे करता है एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी, कि अगर ये ब्रांड है तो ये क्वालिटी हमें मिलेगी, ये प्राइस रेंज के हमें प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है आजकल ब्रांडिंग। नेक्स्ट वी हैव पैकेजिंग। इनिशियली जब जो पैकेजिंग की जाती थी ना, उसका पर्पस सिर्फ एक होता था कि गुड्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करना है। गुड्स को जब इन ट्रांजिट हैं गुड्स, ठीक है, रास्ते में हैं, तो उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करना है। लेकिन आज के टाइम पर पैकेजिंग का स्कोप जो है वो बहुत बढ़ गया है। आज के टाइम पर पैकेजिंग इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस ब्रांड्स। मतलब क्योंकि पैकेजिंग अलग अलग होती है, तो कंज्यूमर जो है वो आउटर पैकेजिंग देखकर ही समझ जाते हैं कि ये अलग अलग ब्रांड्स हैं और कौन से ब्रांड्स हैं। टू मेक इट मोर कन्वीनियंट टू हैंडल, पैकेजिंग आजकल इस तरह से होने लग गई है कि कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट को हैंडल करना ईजी हो गया है, ठीक है। वो इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट बाय लुकिंग एट इट्स पैकेज, कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। टू एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन, बहुत बार हम सिर्फ प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखकर ही प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, हमें वो इतना अट्रैक्टिव लगता है, तो एट दैट टाइम पैकेजिंग एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन। एंड लास्टली, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स अबाउट प्रोडक्ट थ्रू लेबलिंग। लेबलिंग पैकेजिंग के ऊपर की जाती है, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ था, कब एक्सपायर होगा, प्रोडक्ट के में कितने फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू गिवन होती है, प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, अगर आपकी कंप्लेंट है तो आप कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस तरह की सारी डिटेल्स जो है वो पैकेजिंग पे मेंशन होती है, और जो डिटेल मेंशन होती है उसको हम लेबलिंग कहते हैं। तो पैकेजिंग इंश्योर करता है ये सब कुछ जो है वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जाए थ्रू पैकेजिंग। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट इज स्टोरेज। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जिस टाइम कंज्यूमर को गुड्स चाहिए उसी टाइम पर उनको मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। तो गुड्स की डिमांड को एंटिसिपेट करके गुड्स को पहले ही बना लिया जाता है, ठीक है। और जब तक गुड्स सेल नहीं होते हैं तब तक उनको स्टोर करके रखा जाता है वेयर हाउसेज में, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि तब तक प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो। डैमेज किसी भी तरह से हो सकता है। डैमेज जैसे मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, एंड्स, रैट्स, मॉइस्चर, सन, थेफ्ट एक्सेट्रा। मतलब चाहे वो नेचुरल डैमेज हो, चाहे वो चोरी के थ्रू हो, हर तरह के डैमेज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है वेल इन एडवांस बाय थ्रू एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, कि हम एंटिसिपेट करते हैं हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होगी और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन होता है। सो फॉर द टाइम बिंग गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है वेयर हाउसेज में, ठीक है, जब तक कि वो बिक नहीं जाते हैं। तो वेयर हाउसेज एक तरह से क्रिएट करते हैं टाइम यूटिलिटी। जिस टाइम पर कंज्यूमर को गुड चाहिए उस टाइम पर गुड्स को अवेलेबल कराया जा रहा है कंज्यूमर्स के लिए, तो इसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। अब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन हमारा सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कंज्यूमर्स जो है वो फैक्ट्री से गुड्स खरीदने जाते हैं। कंज्यूमर्स को गुड्स अवेलेबल किए जाते हैं मार्केट में। मार्केट तक गुड्स आते कैसे हैं? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। सो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जहाँ पर वो कंज्यूम होंगे वहाँ तक लाया जाता है, गुड्स को पहुँचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारी डिस्टेंस प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। मतलब जिस जगह पर गुड्स चाहिए कंज्यूमर को, उस जगह तक पहुंचाया जाता है गुड्स को,
ठीक है। ये टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि अगेन ये कंज्यूमर को जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम पर पहुंचा रहा है गुड्स को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो वेयर हाउस तक पहुंचते हैं और फिर वेयर हाउस से वो कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी हेल्प कर रहा है। आज के टाइम पर स्टोरेज, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये इन सब की जो वो डिपेंड करते हैं किस पे, स्पीड और रिलायबिलिटी इंश्योरेंस की, कि अगर रिलायबल है हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक है, स्पीडी है, तो स्टोरेज उस पर डिपेंड करेगी, फाइनेंस उस पर डिपेंड करेगा, हमारा इंश्योरेंस उस पर डिपेंड करेगा। आज के टाइम पर इतनी इंप्रूवमेंट हो गई है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में कि डिलेज कम हो गए हैं और सर्विसेज इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। देन वी हैव फंक्शंस फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। अब वो कौन से फंक्शंस हैं जो एक्सचेंज में, मतलब बाइंग और सेलिंग में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप, जिसको हम पर्सनल सेलिंग भी कहते हैं, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट ऑफ द सेलर और हिज रिप्रेजेंटेटिव विद द परचेजर, ठीक है। मतलब जब डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है सेलर का बायर के साथ, उसको हम पर्सनल सेलिंग भी कहते हैं। और यहाँ पर सेलर सेल्समैन भी हो सकता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ सेलिंग माना जाता है और ओवर द टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले जो सेलिंग में कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता था उसको हम कहते थे कैविएट एम्प्टर, जिसमें हम कहते थे लेट द बायर बीवेयर। मतलब क्या है कि जब भी बायर कुछ परचेज कर रहा है ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गुड्स को देखकर परचेज करे। सेलर का काम तो सेल करना है गुड्स को, तो वो नहीं बताएगा उसके प्रोडक्ट में जो कमियाँ हैं, ठीक है। बायर को खुद से देखनी होंगी उन कमियों को और फिर अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को खरीदना होगा। लेकिन आज के टाइम पर जब हमारा मेन एम हो गया है सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स, तो हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। अब सेल्समैनशिप जो है वो क्या बन गया है, इट हैज़ बिकम एन आर्ट ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल सो इफेक्टिवली दैट सेल्स रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस टू द मिनिमम। मतलब ये एक ऐसी आर्ट बन गई है जहाँ पर हम इतने अच्छे से अपने रिलेशंस को बिल्ड करते हैं कस्टमर के साथ कि सेल्स रेजिस्टेंस, मतलब वो जो उनकी तरफ से एक आनाकानी आती है ना परचेज करने की, उसको हम कम से कम कर सकें। ये है हमारा फंक्शन सेल्समैनशिप। आजकल ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग ही हो, आजकल बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके भी आ गए हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को डिफाइन किया गया है एज एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग को कहा है पेड फॉर्म, क्योंकि मार्केटर जो है एडवर्टीजमेंट को करने के लिए पे करता है। नॉन पर्सनल, क्योंकि ये किसी भी एक पर्सन की तरफ डायरेक्टेड नहीं होती है, ठीक है, ये सभी की तरफ डायरेक्टेड होती है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय, प्रेजेंटेशन जब वो अपने आइडिया को प्रेजेंट कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब पैसे खर्च कर रहा है, कौन खर्च करेगा? किसी और के प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरर, ए मैन्युफैक्चरर बी के प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए तो स्पेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट के लिए ही स्पेंड करेगा। सो देयर इज एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब ये एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है ये हमें पता चलता है। सो इट इज़ अ नॉन पर्सनल लिंक बिटवीन अ मार्केटर एंड द कंज्यूमर। जैसे मैंने कहा नॉन पर्सनल है क्योंकि एक इंडिविजुअल की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग हम जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं टू कंज्यूमर्स, ठीक है, थ्रू वेरियस मीडियाज़। अब वो वेरियस मीडियाज़ क्या है? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो, होर्डिंग्स, विंडो डिस्प्ले, इंटरनेट, ये सारे हमारे मीडियाज़ हैं जो हम एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजिंग का पर्पज़ क्या है? टू अवेयर द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें क्यूरियोसिटी लाना प्रोडक्ट के बारे में, उसको फोर्स करना फॉर एक्शन, मतलब कि वो प्रोडक्ट को जाकर देखे मार्केट में, और प्रोडक्ट की सेल को पॉसिबल करना। तो ये है हमारा फंक्शन एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज प्राइसिंग। अब सबसे अभी मार्केटिंग रिसर्च में जैसे मैंने कहा था, मार्केटिंग रिसर्च का एक एस्पेक्ट ये भी था टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। तो प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि सबसे पहले आउट ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 4 P's कौन कौन से हैं हमारे? एक होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आउट ऑफ ऑल दीज 4 P's, प्राइस ही ऐसा P है जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। बाकी तीनों P's जो हैं उसमें हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। तो जो तीनों P's में हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, उस कॉस्ट को हम कहाँ से कवर कर रहे हैं? एक सिंगल P से, विच इज़ प्राइसिंग। तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फर्म के लिए, क्योंकि अगर गलत प्राइस हो गई तो हम अपनी कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएंगे और हमें लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब प्राइसिंग जो है बेसिकली मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करना, दैट इज़ प्राइसिंग।
प्राइस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे, जो हम उसके साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, कॉम्पिटिटर्स के प्राइस पे, प्रॉफिट मार्जिन जितना चाहिए मार्केटियर को उस पे। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली इन चीज़ों पर डिपेंड करती है हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग। ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग ठीक होगी तो हम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग गलत होगी तो हम प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स को प्राइस ज़्यादा लग सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के। सो दिस इज़ प्राइसिंग। नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग। अब देखो, कुछ भी करना है उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। ठीक है, जो भी काम करना है, मार्केटिंग में हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पैसा चाहिए। ठीक है, प्लस फाइनेंसिंग इसलिए भी फाइनेंसिंग की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि कस्टमर्स हमेशा कैश सेल्स करने को रेडी नहीं होता है। हमें बहुत बार क्रेडिट सेल भी करनी पड़ती है, और जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उस टाइम पर हमें अपने पैसों की ज़रूरत है। तो कब हमें क्रेडिट सेल करनी है, कब हमें कैश सेल्स करनी है, और सिर्फ कस्टमर्स के साथ ही नहीं, बहुत बार रिटेलर्स, होलसेलर्स जो हैं उनको भी क्रेडिट पे प्रोवाइड करने पड़ते हैं गुड्स। तो बेसिकली फाइनेंसिंग के अंदर हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक तो कस्टमर्स के लिए क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, प्लस हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कि हम कब फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कब हम क्रेडिट पे सेल कर सकते हैं, कब हमें कैश पे सेल करना होगा, ये सब जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस। द लास्ट फंक्शन फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज इज ऑफ इंश्योरेंस। अब जैसे देखिए, गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, वेस्टेज भी होती है, चोरी होने का भी डर है, एक्सीडेंट होने का भी डर है, नेचुरल कैलेमिटीज़ से भी गुड्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो इतने सारे रिस्क हैं बिजनेस में। तो बेसिकली इंश्योरेंस क्या है, एक रिस्क टेकिंग फंक्शन है, जहाँ पर हम अपने रिस्क को कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो बेसिकली जो भी रिस्क इनहेरेंट होता है ना किसमें, जब तक ओनरशिप हमारे पास है गुड्स के तब तक, ठीक है, जो भी रिस्क इनहेरेंट है उसको हम पूरा करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। चाहे वो स्पॉइलेज से हो, चाहे वो डिप्रिसिएशन से हो, चाहे वो ऑब्सोलिसेंस से हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल फ्लड से हो, चाहे वो फायर से हो। तो इन सब से डील करने के लिए हमारे पास एक तरीका है विच इज़ नोन एज इंश्योरेंस। तो जब भी हम इंश्योरेंस कराते हैं अपनी गुड्स का, अपनी सर्विसेज का या प्रोडक्ट का, तो उसके बदले में हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, और अगर सपोज़ कुछ भी हो जाता है तो उसका पैसा हम रिकवर कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये थे हमारे फंक्शंस फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने किए हैं स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एक रिपीट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले हमने किया फंक्शंस ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने बात की मार्केटिंग रिसर्च और प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। फिर हमने किए फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने अगेन 2 फंक्शंस किए, बाइंग एंड असेंबलिंग और सेलिंग। फिर हमने किए फंक्शंस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग, फर्स्ट फंक्शन। फिर हमने किया पैकेजिंग, देन स्टोरेज एंड देन ट्रांसपोर्टेशन। और लास्टली हमने किए फंक्शंस फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज, जिसके अंदर हमने सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस फंक्शन किया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।